इतना भारी मन और इतना स्याह समय शायद ईश्वर ने कभी ना दिखाए और कभी ना देखने को मिले। बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हालात, सड़क पर बिलखते लोग, परिजनों को लेकर, अपने बीमारों को लेकर, तमाम जगह छोटे बच्चे जिनको शायद कहीं किसी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, वो अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन और मां के लिए सिलेंडर तलाशते हुए, और ऐसे ही बुजुर्ग अपने जवान बच्चों के लिए ऐसे ही सिलेंडर और अस्पताल के बेड खोजते हुए। ये दिल्ली का नजारा और कमोवेश पूरे देश में यही स्थिति है। आज सच कहूं तो भारी मन इसलिए भी है कि एक बहुत अच्छा पत्रकार, एक युवा, तेज तरार, सौम्य, जो भी आप कहें, जिसको जो भी आप देना चाहें नाम, जैसे भी दें, हाँ, रोहित सदाना की बात कर रहा हूं। उसको उम्र में मुझसे छोटा, लेकिन मैं उसको नमन प्रणाम करता हूं और भैया जी कहीन की तरफ से तमाम सारी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे मालूम है जितना दुखी आप हैं उतना शायद मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रमिला, उसकी पत्नी जो है, उसके साथ मेरा काम करने का एक इत्तेफाक रहा है। हमने काम किया है साथ में, आज तक में मैं रहा, उस दरमियान में मेरा साथ उससे रहा, और दो छोटियां बच्चे भी हैं। कैसे होगा आगे, कब कैसे चलेगा, कैसे भविष्य सब आगे तय होगा, ये भी एक प्रश्न है। और यही प्रश्न सिर्फ रोहित सदाना के परिवार से नहीं है, ऐसे तमाम सारे प्रश्न इस समय पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। परसों क्या जिक्र कर रहा था, दो छोटी बेटियां थी उनकी भी, कल उनकी पत्नी से बात हो रही थी जिन्होंने अपने पति को खोया था। वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं। कह रही थी कि घर की 16 लाख की अभी बकाया बाकी है, उसकी ईएमआई कैसे जाएगी, उसका कैसे इंतजाम होगा, और मेरी दो छोटी बच्चियां हैं। जी हाँ, मैं राउत की बात कर रहा हूं, जो कि जिसका कि निधन हुआ परसों। तो वो कैसे होगा, बच्चियों की पढ़ाई, इसका कैसे इंतजाम होगा, ध्यान रखिएगा भाई साहब, कुछ करिएगा। और ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों से दो चार सारे लोग हो रहे हैं। मैं बैठा हूं, यहां पे भी बैठा हूं। मैंने ये सच कहा कि मैं सड़कों का, कहना चाहिए सड़कों का इंसान हूं, सड़कों पे घूमता रहा हूं, लेकिन जैसे लग रहा है कि पैर मेरे भी जड़ हो गए हैं। नहीं कोशिश कर पा रहा हूं, बाहर निकलने की तमाम कोशिश करता हूं, फिर लौट आता हूं। मुखातिब हूं एक बार आपसे तरफ से, मेहमानों से भी तारुफ करा दूंगा। मेरे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे जो अभी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है। और तमाम सारे जो मेहमान जुड़ते जाएंगे मैं उनसे तारुफ कराता जाऊंगा, और जो तमाम फोन कॉल्स आएंगे उनसे भी। कांग्रेस का पक्ष राधिका खेड़ा मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इंटरनल मेडिसिन में हैं, बहुत सारे लोगों को परिवार से वो देख रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, उनका भी स्वागत है। मैं बात कर रहा था रोहित सदाना की। ठीक हो गया था, कल रात 9 बजे बात हुई। नेबुलाइजर के बारे में कह रहा था, उससे भाई उससे लो, नेबुलाइजर्स लो तो उससे अच्छा हो जाता। रात 9 बजे का जिक्र है कल का, कि नेबुलाइजिंग करते रहो तो उससे ठीक होता है, थोड़ा सा कंजेशन है वो लंग्स में, उससे ठीक होता है, राहत मिलती है। और आज सुबह का ये वाकया जो निधन हो गया। और ऐसा ही एक वाकया मेरी कोलीग हैं मुंबई की, उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके फादर ठीक होकर चले गए, कोविड से नेगेटिव हुए, घर गए, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ठीक होके जा रहे हैं उनको के दिमाग में भी ये सवाल बन रहा है। हालांकि जो जूझ रहे हैं वो तो एक तमाम सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो ठीक होके गए वो भी अभी भी जद में हैं। खतरा कितना बड़ा और संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाइएगा। आप ठीक होके घर के अंदर चार दीवारी में हैं, तब भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ये कैसा सिम्टम है इस बार, ये कैसा म्यूटेंट है जो ठीक हुए, घर में हैं, और उसके बाद हार्ट अटैक उनका भी हुआ, और ये दूसरा किस्सा तो आज जो जिसका पूरे देश ने देखा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी।
गमगीन है सभी लोग, क्योंकि हर कोई, हर परिवार को, किसी न किसी को, अपने परिवारजन को, अपने मित्र को, किसी न किसी को खो रहा है। और इसीलिए इस बार जो है कोरोना की जो ये वेव है, ये हम सभी को बहुत ज़्यादा दुख दे करके जा रही है। और ख़ास तौर से देखिए, इस वेव में एक बात ये हमें देखने में मिली है कि इस बार संक्रमण के जो लक्षण हैं, वो आते ही कई बार बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिटोरिएट कर रहे हैं, बहुत जल्दी हालत ऐसी हो जा रही है कि उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए पहली बात तो यही है कि लक्षण अपने आप को पहचानना और उनके प्रति सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी डॉक्टर से संपर्क करना और उनको हल्के में नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि मौसम की वजह से या किसी और वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं और इसलिए हम इनको हल्के में लें। दूसरी बात, एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होता है। जब भी किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो कुछ वर्ग ऐसा होता है, खासतौर से जो हाई रिस्क केसेस होते हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस झेले होते हैं, उन लोगों में हम ये देखते हैं कि कोविड की बीमारी जो है वो लंबे समय तक खिंचती है। कहीं ना कहीं उनके लंग्स पर इसका दुष्प्रभाव रह जाता है, या उनके शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, किडनी हो, लिवर हो, इन सब के ऊपर भी वायरस का बुरा असर पड़ता है। और कई बार ये चीज़ें ठीक होने में वक्त ज़्यादा लेती हैं। और ऐसे में आप ठीक होने के बाद भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों में हम कभी कभी कुछ लक्षण दोबारा उभरते हुए भी देखते हैं, और इसी को हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं। क्योंकि वायरस जो है वो हमारे शरीर में जो साइटोकाइन्स रिलीज करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको इतना ज़्यादा उत्तेजित कर देता है कि उस उत्तेजना की वजह से हमारे शरीर में कुछ बहुत सारे नुकसान होते हैं। उन्हीं नुकसानों को सप्रेस करने के लिए हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, चाहे वो दूसरे तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो, ताकि ये नुकसान आगे चल के शरीर पर ना रहे। लेकिन कभी कभी ये नुकसान थोड़ा लंबे समय तक खिंचता है और ऐसी स्थिति में लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक के लिए तकलीफें सामने आती है, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया। जी, मैं बिल्कुल जैसा बताया, मुझे याद है जब मुझे कोविड हुआ नवंबर में, तो डॉक्टर ने इस बात का मुझे हिदायत दी थी कि आप बिल्कुल 1-2 महीने तक बिल्कुल टेस्ट, और उन टेस्ट का जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। शायद यही इशारा था, और ये इसको आप भी इशारा ही समझिएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय लंगर लगा रहे हैं और तमाम तरह की मदद कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, अकाली नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, बड़ा भारी मन है, बहुत भारी मन है, इसलिए कोई बहस मुबाहिसा नहीं, लेकिन मैं तमाम सारे जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जो बात सामने आ रही है कि वो अपनी बात कहना चाह रहे थे कि बार बार, जैसा मैंने कहा, DN श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहे। आज किसी वक्त उनका फ़ोन आया था, माफ़ी चाहता हूँ DN श्रीवास्तव साहब, मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था आपका, लेकिन जी जिक्र करिए, कोई परेशानी थी आपको? DN श्रीवास्तव साहब एक्टिविस्ट हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, देखिए, मैं एक कोरोना 24x7 हेल्पलाइन चलाता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग पीड़ित हैं और जिनको सरकारी अस्पतालों में सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, जिनको इलाज से इनकार कर दिया जाता है, बेड नहीं है ये बताया जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक लड़ाई लड़ता हूं, सरकार के पास जाता हूं, उनकी बात रखता हूं और किसी तरह से उनको इलाज दिलाने की कोशिश करता हूं। आज अचानक मैं इसलिए बहुत ज्यादा दुखी था प्रतीक जी, क्योंकि मेरे अपने सगे छोटे भाई ने, हालांकि मैं पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, मेरा शुरू से ये संदेश रहा है, आप जानते हैं कि सभी मेरे भाई बहन हैं और सबके लिए मैं उतनी ही शिद्दत से लड़ता हूं जितना कि अपने भाई से के लिए लड़ रहा हूं। और रात को 2 बजे भी मैं टाइम नहीं देखता हूं, जाता हूं। ऐसे ही हुआ 3 दिन पहले सर, हमारे छोटे भाई का ऑक्सीजन लेवल 80 पे गिर गया और तब तक हमने लगभग सभी दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जितने भी, गाजियाबाद से लेके आसपास के जितने अस्पताल थे, सब में बहुत लंबी दौड़ लगा के इधर से उधर जाके कई लोग इसमें दौड़े, लेकिन कहीं पर भी ना तो ऑर्डिनरी बेड मिला, ना आईसीयू बेड मिला। हार के हमको किसी लोकल डॉक्टर ने कहा, भाई साहब आप इनको तुरंत ऑक्सीजन लगाइए पहले। अब ऑक्सीजन के पीछे भागना शुरू किए। हर जगह मैंने लगाया, सीएम ऑफिस, फोन नहीं मिलता है, उनके हेल्थ मिनिस्टर फोन नहीं उठाते हैं, योगी साहब के ऑफिस के कहीं से फोन खोजे हमने, वहां फोन लगाए, वहां फोन नहीं उठा। कई फोन तो ये कह देते हैं अवैध नंबर है साहब। कैसे कोई पब्लिक का आदमी अचानक किसी के पास पहुंच के मदद मांगेगा? कहीं से ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई, कहीं से नहीं मिल पाई। प्रतीक जी, आप समझ लीजिए, मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई दम तोड़ रहा है बिल्कुल।
और ऐसी हालत में मैंने अपने एक पुराने जानने वाले डॉक्टर से बात की, उन्होंने किसी तरह एलएनजेपी हॉस्पिटल में बात किया, किसी तरह उसको कहा गया कि ठीक है आप जल्दी से ले आइए, मैं ऑक्सीजन लगाता हूं। उनको किसी तरह पहले कुर्सी पे बैठा के बेचारे ने ऑक्सीजन पहले दिया, उसके बाद ऑक्सीजन को निकाल के फिर बेड पे लेके गए एक दिन के बाद, और वहां जाके कल रात को साहब जो खबर हमको मिली, दिमाग उड़ गया बिल्कुल। अचानक ये पता लगा कि वो कहने लगा कि मेरी सांस रुक रही, सांस रुक रही। पता चला कि पूरे वार्ड में जो ऑक्सीजन सप्लाई चल रही थी वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। क्या हो गया साहब? अरे साहब पीछे से ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? हालत ये थी कि लोग ये देख एलएनजेपी अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, ये आप एलएनजेपी अस्पताल की बात कर रहे हैं? लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली गेट पे जो है, वहां की बात मैं कर रहा हूं, जहां लोग देख रहे थे कि मैं मेरा इलाज हो सकता है, मैं ठीक हो सकता हूं, रिकवर हो सकता हूं, लेकिन भाई पीछे से ऑक्सीजन ही बंद हो गया। अगर आ ही नहीं रहा सप्लाई तब क्या होगा? हमारे भाई का ऐसा लग रहा था जैसे अब डीएन श्रीवास्तव साहब, डीएन श्रीवास्तव साहब, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी, प्रेम शुक्ला जी, सब बैठे हैं। प्रेम शुक्ला जी, तमाम प्रधानमंत्री की भी आज बैठक हुई, सुप्रीम कोर्ट के भी में भी ये जिक्र हुआ और हाई कोर्ट ने भी कहा, सारे लोगों की है स्थितियों से कैसे निपटा जाए। अब तो कोई सोल्यूशन बताइए, और अगर सोल्यूशन है तो रखिए सामने। प्रेम शुक्ला जी। जी, सबसे पहले मैं आदरणीय रोहित सरडाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। हमारे एक साथी का जिस तरह से देहावसान हुआ असामयिक, उससे निश्चित तौर पर बहुत पीड़ा है। दूसरी बात देखिए, लगातार ऑक्सीजन के संदर्भ में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से प्रयास चल रहा है। आपने देखा कि ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर इंपोर्ट भी किया, वायु मार्ग से भी क्रायोजेनिक टैंकर्स को जो है जहां ऑक्सीजन के सोर्सेस थे वहां से ऑक्सीजन को लाया गया, रेल मार्ग से भी ऑक्सीजन लाई गई। 551 पीएसए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पीएम केयर्स निधि के माध्यम से अलग अलग जो है प्रदेशों में लगाए जाने की योजना बन रही है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल की बैठक थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में भी ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बूस्ट की जा सके इस संदर्भ में भी व्यापक चर्चा की, और इसके लिए जो है राज्यों के साथ हमारा समन्वय कैसे बेहतर हो सके, राज्यों को लगातार जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी ना होने पाए, औषधियों की आपूर्ति में कोई कमी ना होने पाए, बेड की संख्या लगातार हम बढ़ा सकें, और कंटेनमेंट के माध्यम से और मास्क लगातार पहनकर हम किस तरह से इस चैन को तोड़ सकते हैं, इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंत्रिमंडल में भी विमर्श हुआ है। राज्यों के साथ भी लगातार संपर्क चल रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या के रूप में पिछले सप्ताह भर से आई है, उसके समाधान की दिशा में हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, तब तक बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं, बचेंगे भी, लड़ेंगे भी। और कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ दुखद घटनाएं भी होती है कि हमारे कुछ साथी जो है हमसे बिछुड़ भी जाते हैं, लेकिन हम इस हाहाकार और अंधकार में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर प्रेम शुक्ला जी अगर बच जाएं तो 77 साल के देश के आजादी के बाद के 77 सालों में तो ना हो पाया, लेकिन हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों को जरूर जीवित रखिएगा। बहुत 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 पीड़ा के साथ आज ये मैं कह रहा हूं, बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। राधिका जी, राधिका जी, अभी जिनकी आवाज हम सुन रहे थे, जो एक वाक्य बता रहे थे, क्योंकि मैं स्वयं रोज लोगों से बात कर रही हूँ, मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये सच्चाई सिर्फ एलएनजेपी हॉस्पिटल की नहीं है। कल हमने भी एक पेशेंट एडमिट करवाया, उनको आईसीयू पे ऑक्सीजन मिल रहा था, एकदम से पेशेंट को हटा के खाली बेड पे बजा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पे पेशेंट सांसों के लिए भीख मांग रहे थे। ये हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नजारा है। फिर लोग कहते हैं क्यों लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, और सच्चाई ये भी है कि स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी को इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ रहा है। उनको दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे शायद इतना विश्वास नहीं था। ये सच्चाई है। ये हमें, अगर आप कह देंगे कि आप बहुत इंसेंसिटिव बात करिए, नहीं, ये सच्चाई है। जब मुख्यमंत्री खुद अपनी पत्नी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं इस स्थिति में, तो आप देखिए कि क्या हालात है। और ये सच्चाई की बात है। हम अगर किसी को फोन कर रहे हैं, सिलेंडर के लिए भीख मांग रहे हैं, नहीं मिल रहे। मैं यहाँ पे बैठ के बहुत चीजें गिनवा सकती हूँ कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन राधिका मैं माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ बीच में, लेकिन डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही हैं। जी डॉक्टर स्वाति।
मैं एक बस प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यहाँ बैठे सभी नेताओं से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ता 10 दिन से ये मंजर हो चुका है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी राजनीतिकरण इस वक्त हो रहा है कि कुछ भी चीजें जो हो रही हैं वो चींटी की स्पीड से मूव करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है प्रतीक जी आज कि हम ये बोले कि ये समस्या कम से कम खत्म हो गई, कि चलिए दवाइयां आ गई हैं, चलिए ऑक्सीजन आ गई है, कि चलिए बेड आ गए हैं। कोई भी समस्या में अभी तक मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 दिनों में कहीं भी निजात लोगों को मिला है, बल्कि लोगों की समस्या बढ़ ही रही है। जैसे अभी आपने सुना भी उनको कि एक एक बेड के लिए, एक एक चीज के लिए, आज भी मेरे पास ऐसे मरीजों के फोन आते हैं कि परिवार के 3-3 लोगों को बेड चाहिए, तड़प रहे। वो आज मुझसे सुबह उन्होंने ये बोला, एक जने को बेड दिला दो, केवल एक जने को दिला दो, कम से कम एक आदमी को मेरे परिवार का बचा लो। राधिका, देखिए स्थिति ये, राधिका स्थिति ये है, मैं बताऊं, की बात हमेशा शांति से सुनती हूँ, बोलने के मेरे बीच में किसी न किसी राधिका, को बोलने इस के लिए बोला जाता माफ है। करिएगा राधिका, प्लीज लिसन मी, राधिका प्लीज लिसन मी, राधिका प्लीज लिसन मी। राधिका, आप बहुत सेंसिटिव हैं, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं। यही तो हुआ है, हमने भी गाल बजाए हैं, हमने भी बोला है, और सबने बोला ही है इस मुल्क में, और कुछ नहीं किया है। माफ करिएगा, प्रतीक जी, हम कर रहे हैं ना, हम सांसों के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए, और सरकार जहाँ पे ऑक्सीजन क्या राधिका किया हमने, क्या यार राधिका कांग्रेस को किनारे रख के बोलिएगा, एक बार किनारे रख के बोलिएगा, किनारे रख के बोलिएगा। मैं बहुत व्यथित मन से कह रहा हूँ आज, मैं बहुत व्यथित मन से राधिका कह रहा हूँ, किनारे रख के पार्टी को बोलिएगा कि ये स्थिति आप जहाँ पे आके हम खड़े हो गए हैं, जहाँ आके खड़े हो गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ सिरसा साहब बैठे हुए हैं। मेरी छोटी बहन ने स्वयं मुझे कहा जब मैं शो पे आ रही थी, हालांकि हम दोनों अलग पार्टी से हैं और बिल्कुल विरोधी है राजनीतिक तौर पे, लेकिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बोला कि आप शो पे जा रही हैं, आपके साथ सिरसा जी है, उनको जरूर बोलिएगा थैंक यू, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। हम भी बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सामने लाके जो कॉल आ रहे हैं, और सच्चाई की बात यह है कि सबसे ज्यादा मुझे बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से मदद मांगते हुए। ये सच्चाई है, और वो खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकारें फेल है। क्यों ऐसा मंजर आना पड़ा? साल भर आपके पास था प्रिपेयर होने के लिए सेकंड वेव के लिए। स्पेनिश फ्लू हमने देखा है जिसकी 5 वेव आई थी, सरकार क्यों सो रही थी? क्यों तैयारी नहीं करी गई इस बात की कि अगर सेकंड वेव आता है जो विश्व भर में आया, हम क्यों सो रहे थे? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, तो सवाल तो पूछा जाएगा क्यों हमारे को मरने को छोड़ दिया गया। और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो सरकार कह देती है ये सारा डिसीजन अब राज्य सरकारें ले। तो पहले से ही आप राज्य सरकारों को डिसीजन दे देते। और मैं यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके पास फोन आ रहे हैं, हम लोग रात को खुद जा रहे हैं भीख मांगते हुए कि ऑक्सीजन भर जाए। और दिल्ली की स्थिति, देश के राजधानी की स्थिति प्रतीक जी ये है, जहां अभी तक ऑक्सीजन भरा जा रहा था, जैसे ही वो बात सरकार तक पहुंचती है कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां जाके उस प्लांट को बंद करा दिया जाता है। क्यों? ना हॉस्पिटल में बेड है, जहां पे हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है वहां के पेशेंट्स के रिश्तेदार सिलेंडर ले लेके घूम रहे हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल का जैसे ही सिलेंडर खत्म होगा हम अपना सिलेंडर मरीज को लगा दे। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्या अभी तक 10 दिन हो चुके हैं जब ये कहर पड़ा है? राधिका एक कॉल है, फोन कॉल है, राधिका एक फोन कॉल है, मैं राधिका कोई फोन कॉल पे है, मैं आता हूं। बिल्कुल जो डॉक्टर स्वाति करी थी, 3 हैं, इसमें से किसी एक को बचा लीजिए, ये स्थिति है, ये अपने आप पे इशारा करने के लिए बहुत काफी है। मनजिंदर भाई मैं आ रहा हूं, एक फोन कॉल है जी, बोलिए। हेलो हेलो, तनेश जी बोलिए, तनेश जी बोलिए। जी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें क्या सो रही हैं, क्या कर रही हैं? मेरे पापा 2 दिन से उनका ऑक्सीजन 87, 86 ऐसे हो चुका है। मेरी मम्मी भी बीमार है, उनकी जो कोविड पॉजिटिव आ गए मेरे पापा, मैं भी खुद कोविड पॉजिटिव हूँ। कहाँ हैं? और आप कहाँ पे रहते हैं? आप रहते कहाँ पे पहले बताइए। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल कितना है? ऑक्सीजन लेवल 87, 86 ऐसे ही रह रहा है। और मतलब इतनी दिक्कत है कि इतना पूरी कोशिश की कि अलग अलग अस्पतालों में बात कर रहे हैं, कहीं सरकारी हेल्पलाइन तक पे बात की, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं कोशिश करता हूं प्रोग्राम के बीच में कहीं तनेश, आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 20 साल का हुआ हूं।
और मेरे पापा मैं 50 कोशिश से करता ऊपर हूं के कि हैं। इस पूरे प्रोग्राम के जरिए जी मैं समझ गया, प्रोग्राम के पूरे दरमियान मैं कोशिश करता हूं कि आपके आपके डीएम जो है नोएडा से, उनसे बात करी जाए। हालांकि सब ओवरबर्डनड हैं बहुत ज्यादा, कोई भी इस वक्त बेड नहीं खाली है, लेकिन कोशिश करते हैं प्रोग्राम के दरमियान की अगर बात हो जाए तनेश, तो आपके फादर के बारे में कोई आश्वासन मिल सके कहीं से, लखनऊ से लेकर नोएडा तक। तनेश दीक्षित, मैं आपकी बात को सुनता। अपना नंबर मेरे उस पर छोड़िएगा जो हमारे साथ पैनल पे हैं। पैनल पे तनेश का नंबर नोट करिएगा। इससे कोशिश करते हैं कि डीएम से बात करी जाए नोएडा से और कुछ इंतजाम किया जाए। हमारे साथ मनजिंदर साहब जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि काफी देर से और बहुत लंबा और बड़ा काम कर रहे हैं। जी मनजिंदर जी, दिल्ली के हालात आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है, बोल सकता है। प्रतीक जी, मैं कहता हूं कि आज हमें शर्म आती है अपने आप को इंसान कहते हुए। इससे बड़ा दर्द क्या होगा। एक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ इंडिया इतना बड़ा आपका टीवी चैनल है, और आप भी जानते हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं, हम इतने हेल्पलेस थे कभी नहीं थे। कम से कम मैं तो अपने जन्म से लेके आज तक कभी इतना हेल्पलेस नहीं था। आप तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मुझे तो शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही। मैं तो सारा दिन शमशान घाट के लिए फ़ोन करता हूँ। प्रतीक जी, मेरे व्हाट्सएप पे अभी मेरे गुरुद्वारा मजनू के टीला से वीडियो आई, अस्थियां बहाने वालों की लाइन लगी हुई है। अब शमशान घाट भी छोड़ दीजिए, अस्थियां बहाने वालों की लाइन लगी हुई। ये सरकार का फेलियर है। अब माने ना माने, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता। हर स्टेट की सरकार एक बात कह रही है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार कह रही है, ये स्टेट सरकार की जिम्मेवारी है। मुझे तो लगता है कि सरकार वर्ड जो है वो इतना बदनाम हो जाएगा। सरकार को अपना नाम बदलना पड़ेगा, सरकार वर्ड हटाना पड़ेगा। क्या इस देश के अंदर ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि इंसान अपने पिताजी को अपने साथ बिठा के, कोई अपने बड़े भाई को, कोई अपने माता जी को, ये ना कह पाए मैं तुझे ऑक्सीजन दिलवा देता हूं, तुझे सांस दिला देता हूं, बैग भर के पैसों का लेके जाता हूं, नहीं कुछ होगा तेरा। डॉक्टर कहता है बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। सिलेंडर वाला कहता है मैं 4 गुना सिलेंडर पे बेचूंगा। प्रतीक जी, हमारे जगह जगह ऑक्सीजन के लंगर लगे हुए हैं। मुझे बड़े दुख के साथ इस टीवी चैनल पर कहना पड़ रहा है, बहुत बड़े लोग हैं जो फ्री में सिलेंडर भर के दे रहे हैं, और बहुत कमीने लोग भी हैं। माफ़ करना, नहीं कहते हम कभी ऐसी बातें, पर बहुत कमीने लोग भी हैं जो 4-4 गुना पे अपने सिलेंडर बेच रहे हैं, और हम खरीदने को मजबूर हैं। जो नोजल 4-4 गुना पे बेच रहे हैं। कैसे खाओगे इस निवाले को अपने घर जाके यार? कैसे अपने बच्चों को फेस करोगे यार? खाली मैं तो कह रहा हूं कि सरकार फेल हुई, मानवता भी गिर गई है, इंसानियत मरती जा रही है। ये हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार हमारे माँ बाप के, हमारे गुरुओं के हैं, हमारी सरकार के हैं, हमारे नेताओं के संस्कार हैं। ये संस्कारों में किसी एक का योगदान नहीं है, सबका योगदान है। आज सब लोगों को शर्मसार होना चाहिए। जो लोग कहते हैं मैं शर्मसार नहीं, वो सबसे बड़ा शर्मसार वही है। भाई, इंसानियत को मैंने लाखों बार मरते देखा है, लाखों बार मरते देखा है। राइट मनजिंदर भाई, और मैं रोज मरते हुए देख रहा हूं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, डॉक्टर साहब बैठे हैं, 2 डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर अनिल ढल साहब भी आ गए हैं। जो इंजेक्शन 3-3.5 हजार रुपए तक का मिल जाता है, उसके लिए 20,000 से 60,000 रुपए कहा जा रहा है। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी मुंबई में रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुंबई में आज मुझे किसी पत्रकार ने फोन करके कहा कि परेशानी तो यहां भी आई मुंबई में, लेकिन ये हालात नहीं हुए। 60,000 का रेमडेसिविर नहीं बिका, सिलेंडर जो है 40,000 50,000 रुपए के नहीं लिए गए। ये दिल्ली में क्यों हुआ ये आप जाने, और अस्पताल महाराष्ट्र में, मुंबई में बेहतर रहे, काम करते रहे। ये दिल्ली में क्यों नहीं हो पाया ये आप जाने, और क्यों नहीं हुआ। उसने एक सेंटेंस बोला, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो बात इस बहुत समस्या में मैं उस चीज को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं कम करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, नाउ प्लीज, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर प्रतीक जी, आपके रिपोर्टर का अनुभव हो सकता है भिन्न हो, लेकिन मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए तक में बिकी है। पुणे में गिरोह पकड़ा गया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह उसमें पैरासीटामोल डालकर बेच रहा था। हो सकता है नहीं पकड़ा गया, मैं आपको हो सकता बता रहा हूं, कोई कल्पना वाली बात नहीं करूंगा। मैं मान लेता हूं आपकी बात, आप खुद भी पत्रकार रहे हैं, मैं बात मान लेता हूं आपकी। ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण, ऑक्सीजन की सप्लाई तोड़ देने के कारण नासिक में
24 लोग, नाला सोपारा में 12 लोग, चंद्रपुर में 9 लोग, विरार में आग लग जाने के कारण 18 लोग, भांडुप पे आग लग जाने के कारण 22 लोग। ये भी अस्पतालों की दुर्दशा हुई, सब जगह दुर्दशा है। लेकिन ये सत्य है कि महाराष्ट्र में प्रयास किया गया है कि मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, रेमडेसिविर की वायल्स जो है महाराष्ट्र की सरकार को, एफडीए को मिले, ये प्रयास यहाँ का अपोजिशन पार्टी करती है। आप और कहीं आप बता दीजिए इस तरह की अपोजिशन पार्टी ने रेमडेसिविर की ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए चिंता की हो। नागपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, नितिन गडकरी जी ने सुनिश्चित किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स का इंतजाम नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने सुनिश्चित किया। तो महाराष्ट्र में जो सकारात्मक विपक्ष है उसका भी लाभ हुआ है, ये सत्य है। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं बात आपकी मान लेता हूं, बेहतर रहे मुंबई, क्योंकि देश में इस समय सबसे ज्यादा। डॉक्टर अनिल, राधिका यू वांट टू ऐड समथिंग? राधिका मैं बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, सबसे पहली बात कि बहुत अच्छा हुआ इन्होंने रेमडेसिविर की मुंबई की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई। इन्हीं के नेता, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने किस तरीके से उसको स्टॉप करके और क्या किया था वो सबने देखा था। मैं अभी यहाँ पे बैठ के वो वापस दोहराऊंगी नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है प्रतीक जी, सबसे सवाल है, खास करके दिल्ली में इसलिए सवाल है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी में ऐसी स्थिति है तो आप ये सोचिए पूरे देश में कितना भयानक स्थिति होगी। अगर दिल्ली में सबको राधिका नाउ यू प्लीज आंसर मी, राधिका नाउ यू प्लीज आंसर मी, राधिका नाउ यू प्लीज आंसर मी, राधिका यू प्लीज आंसर मी, राधिका ऑफ कोर्स आप आक्रमण कर लीजिएगा, बिल्कुल पूरी छूट है। प्रतीक जी, मैं पूरे मौके का पूरा फायदा उठाइए, पूरे मौके का फायदा उठाइए और सत्ता में वापस आइए। चाहती प्रतीक जी, पूरे मौके का फायदा उठाइए और सत्ता में वापस आइए, लौटिए, स्वागत है आपका। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा राधिका, 15 साल आप भी दिल्ली में रहे हैं, 15 साल आप भी दिल्ली में रहे हैं, लेकिन पिछले और आपने कौन से बड़े अस्पताल बनाए हैं और कौन से अस्पतालों में कितने बेडों का इंतजाम किया था? मुझे आज तो दिखता ना, आज तो वो दिखता ना। आप पूरा आक्रमण करिए, पूरी छूट है प्रेम शुक्ला के ऊपर, आप आक्रमण करिए। प्रतीक जी मैं जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, जो 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया था और जो काम आधा अधूरा रह गया था, जिसके ऊपर काम करना 6 साल से केजरीवाल सरकार का काम था, वो नहीं किया गया। कितने बेड उन्होंने बढ़ाए, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, स्थिति बढ़ती है, आपको हर चीज को आगे अपग्रेड करना पड़ता है। क्या हम अपना मोबाइल फोन अपग्रेड नहीं करते? क्या हम आज भी नोकिया यूज कर रहे हैं जो 10 साल पहले था? नहीं कर रहे हैं। तो आपको समय के साथ जो सरकार आएगी उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। 15 साल पहले हमने स्थिति जो बनाई थी वो उसको आगे बढ़ाने में कितना काम किया केजरीवाल सरकार ने? शून्य। लेकिन मैं एक बात, एक आम नागरिक के तौर पे मुझे ये बताइएगा, प्रतीक जी, ऑफ कोर्स करिएगा, उसके लिए प्लानिंग थी, उसके लिए प्लानिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था आपने तमाम सारे डॉक्टर्स के लिए योजनाएं बनाई थी। डॉक्टर्स को कितना लाएंगे आने वाले 10 साल में, अगर स्थितियां खराब हुई दिल्ली में या कोई महामारी जैसी स्थिति बनी, तो इस प्लानिंग पे आप आगे आए थे? आपने कोई प्लान बनाया था? डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? उसके बाद जवाब देने के लिए प्रेम शुक्ला जी कुछ हैं? ऑफ कोर्स मैं आऊंगा राधिका, बिल्कुल मंजिंदर भाई दे रहा हूं जल्दी से। डॉक्टर स्वाति प्लीज ऐड। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर प्रतीक जी बोलना चाहती हूँ कि अगर महामारी की शुरुआत में हमने सैनिटाइजर, हमने मास्क जैसी चीजों की होर्डिंग देखी, हमने देखा कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो हमने ये बात क्यों नहीं सोची कि अगर महामारी इतनी ज्यादा बढ़ती है और हमें दवाइयों की किल्लत होती है, ऑक्सीजन की होती है, तो इन चीजों की भी होर्डिंग होगी। हमने पहले से इन चीजों के लिए लॉज या इन चीजों का आकलन क्यों नहीं किया? हमने पहले से इन चीजों के लिए प्रोविजन क्यों नहीं करे? क्यों सेंट्रल पॉलिसी या स्टेट पॉलिसीज इसके ऊपर नहीं आई कि आने वाले वक्त में मंजिंदर कुछ कह रहे हैं, मंजिंदर भाई कुछ कह रहे हैं, मंजिंदर सिरसा भाई कुछ कहना चाहते हैं, मंजिंदर सिंह सिरसा कुछ कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स होर्डिंग को लेकर मैंने क्यों नहीं सोचा? स्वाति मैं ये भी जोड़ देता हूं कि अपने जो हम आम आदमी हैं, सारी चीजें तो मैं नेताओं पे कह देता हूं, लेकिन हम आम आदमी भी जो है ना, इससे कम नहीं। कि मुझे मैं बताता हूं, मेरे घर के बगल में सिलेंडर आ रहा था। राधिका प्लीज सुनिएगा, मेरे घर के बगल में सिलेंडर आ रहा था, जिस पेशेंट के लिए आ रहा था उसके बगल वाले पड़ोसी खड़े थे, कह रहे तू कितने में लाया? बोले 15,000 में। बोला तुम मुझसे 20,000 ले लो और ये सिलेंडर मुझे दे दो। ये तो कैरेक्टर है, ये तो चरित्र है मेरा। जब ऐसे कोरोना के जैसे समय में हम खड़े हैं, ये मेरा चरित्र है। तो मैं सिर्फ नेताओं को कहूं, सरकारों को कहूं, वो भी नहीं, हमारा भी चरित्र ये है जो इस समय निकल के सामने आया है। पेशेंट को सिलेंडर जा रहा था प्रेम शुक्ला जी, उस आदमी ने घूस देने की कोशिश की उस व्यक्ति को कि तुम ये सिलेंडर मेरे घर में दे दो, कोई दिक्कत नहीं उस घर में,
कि तू मुझे सिलेंडर दे दो 20,000 में, क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपए हैं। तो जिसके पास रुतबा है, जिसके पास पैसा है, वो तो सरवाइव कर जाएगा, और हम आप जैसे लोग फुटपाथ पे मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जी मनिंदर भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मनिंदर भाई कुछ कह रहे थे। देन आई एम कमिंग टू द ब्रेक। प्रतीक जी, एक तो मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, देखो कभी कभी हमें राजनीति से ऊपर उठ के कभी तो सोचना पड़ेगा यार। अब हम जो लोग हमें टीवियों पे देखते हैं वो हमें किस नज़र से देखेंगे? अगर आज भी हम यही काम करेंगे, वो सरकार ने अच्छा नहीं किया, हमारी सरकार ऐसे करती थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, देखो मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोल, मैं तो केवल एक कहना चाहता हूँ, आज हम कम से कम इंसान दिखाई दें, हम पार्टियों में रंगे हुए नेता ना दिखाई दें। कम से कम हम ये सोचें कि जो भी गलत था हुआ। मैं पहले कह देना चाहता हूँ सरकारें फेल हुई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें इंसान चला रही हैं, सारी सरकारें फेल हुई हैं। मैं कोई एक सरकार ऐसी नहीं है जो ये कहे मैं फेल हूँ, फेल सारी सरकारें हुई हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेके, मेरा पर्पस नहीं है यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जिम्मेवार हैं? हमारे धार्मिक गुरु कहाँ की जिम्मेवारी है? हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, उनकी क्या जिम्मेवारी है? हम पैसे तो उसमें डाल के आते थे ना। आप लोगों के नहीं, पैसे तो उसमें डाल के। आपका स्वागत है। और जो योगेश दीक्षित के संदर्भ में जो मैंने उनके बेटे ने कॉल किया था, उसमें 2 मैसेज हैं, और ये है कि 2 लोगों ने कॉल किया है कि तनेश दीक्षित ने जिसको कॉल था बेटा था उनका, और योगेश दीक्षित उनके पिता, जिनकी लिए वो जिक्र कर रहे थे। 2 मैसेजेस हैं 2 लोगों के, और उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर या तो फिर बेड का इंतजाम किया जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ढल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं दूसरे कॉलर पे जाऊं, इससे पहले डॉक्टर अनिल के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर अनिल, ये जो हार्ट अटैक है, खासतौर से आफ्टर कोरोना, ये 2 केसेस का जिक्र किया था, उस समय प्रोग्राम में आप शरीक नहीं थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सिम्टम्स जो हैं, खासतौर से ऐसे जो सडन सिम्टम है, जब लगा कि कोरोना ठीक हो गया, हम नेगेटिव हो गए और ये आए एकदम से, तो हमको किस तरह से और इन चीज़ों से, खतरों से बचने के लिए खासतौर से क्या करना चाहिए? क्योंकि किसी ने कहा कि पता नहीं ब्लड थिनर था या नहीं था, ब्लड थिनर दिया गया था या नहीं दिया गया, तमाम तरह के सवाल इस वक्त दिमाग में कौंध रहे हैं। डॉक्टर अनिल, देखिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। कोरोना वायरस जो बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो जिस रिसेप्टर पे वो जाता है वो एक एस रिसेप्टर है, और बॉडी के अंदर जो भी धमनियां हैं सबकी एंडोथीलियम में एस रिसेप्टर होता है। जिस प्रकार हमारे नेजल म्यूकोजा या हमारे फेफड़े में भी एस रिसेप्टर होता है, इसी को वो अटैक करता है। हमें ये क्लियरली मालूम है कि एक स्टेज में थ्रोम्बोफिलिया या क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है कोरोना वायरस के साथ। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि 78% लोगों में कोरोना दिल पर भी असर करता है। तो ये नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है, पर इसका क्या एहतियात करना है। इनफैक्ट पहले हमने सोचा था कि शायद हार्ट अटैक की इंसिडेंस कम हो गई है कोरोना वायरस के होते हुए, पर ये शायद सही नहीं है। इनफैक्ट हम ब्लड थिनर्स देते हैं और कम से कम 4 सप्ताह तक ब्लड थिनर्स चलते हैं। कोरोना वायरस के जिन मरीजों को क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, या जिसको सीवियर कोरोना वायरस होता है, या जिसका सैचुरेशन भी कम होता है, या जिसके कोई इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स बड़े होते हैं, या डी डाइमर बड़ा होता है, उनको तो हम 4 हफ्ता देते ही हैं। पर बाकी लोगों में भी 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कई लोग जब कोरोना वायरस होता है वो अपने दिल की जो इलाज है उस सब उपचार को वो ख़त्म कर देते हैं, इससे उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि जब वो अब जो सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के सिम्टम काफ़ी कुछ हृदय रोग से मिलते जुलते हैं, सांस फूलना, छाती में दर्द होना इत्यादि। तो कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं कि ये कोरोना वायरस की वजह से है कि हमारे दिल का रोग कुछ हुआ है। तो हार्ट अटैक का लक्षण होना कई बार हमें मिसलीडिंग होता है। सडन डेथ की इंसिडेंस हर एक सीरीज में रिपोर्ट हुई है, चाहे वो चीन से हो, चाहे वो स्पेन से हो, चाहे इटली से हो, चाहे यूके से, चाहे यूएसए से, चाहे इंडिया से। तो इसमें अभी तक पूरा शोध होने का समय नहीं हुआ है, पर हम इसको बचाव के लिए यही सजेस्ट करते हैं कि अपनी हृदय की दवाइयाँ ना छोड़ें, वो लेते रहें, अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। ना ही ये मायूसी का टाइम है, क्योंकि इस टाइम हमें
सतर्क रहना है कि कोई भी लक्षण जो है वो हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। और अगर किसी डॉक्टर ने आपको ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना है। अब कुछ ही दिन पहले किसी व्यक्ति ने मेरे से संपर्क किया, तो एक 93 साल का व्यक्ति वो 4 ब्लड थिनर्स ले रहा था, बिकॉज उसके 3 अलग डॉक्टर से उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई थी। तो ये तो एक बहुत रिस्की चीज है, इससे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रेन में या आंत में ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। और जहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्लड थिनर लेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके आता हूं, मैं आपने कोई बात हाथ उठाया, मैं बिल्कुल आपकी तरफ भी मुखातिब होता हूं, लेकिन कॉलर है हमारे साथ आदित्य कौल जी। कौल साहब जी, आदित्य कौल साहब जी। कौल साहब आनंद डोबरियाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आनंद डोबरियाल जुड़ रहे हैं इस वक्त। जी आनंद डोबरियाल साहब बोलिए। हाँ साहब, हेलो जी बोलिए 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 साहब। बाद में आते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन फोन लाइन कट गई। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि बात सुनने के लिए आगे बढ़ूंगा। राधिका, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा था, बिल्कुल मैं आप ही के पास मुखातिब हूं। ये बात नहीं है कि बोलना नहीं दिया या बोलना का वक्त कम है। राधिका, मैं आप ही की तरफ मुखातिब हूं, या बोलने का वक्त नहीं दिया या बोलना आप बोल नहीं पाई। बिल्कुल आप बोलिए, मैं बिल्कुल सुनना चाहते हैं, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सोल्यूशन के साथ आप हैं, आप सोल्यूशन के साथ आना चाहती हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बात आपकी नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल सुनना चाहता हूं। राधिका। प्रतीक जी, देखिए मैं इस समय एक हेल्पलाइन चला रही हूँ, जिस वजह से मैं कोई भी शो पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने ये शो पे जाना इसलिए अग्री किया जब हमारे पास कॉल आया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके शो के माध्यम से मैं जनता तक और सरकार तक कोई बात पहुंचा सकती हूँ जिसकी लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं ये आज तक नहीं समझ पा रही हूँ एक आम जनता। राधिका, मैं आपकी हेल्पलाइन को राधिका मैं आप अपनी हेल्पलाइन के नाम भी बता दीजिए, क्योंकि आदमी की जो हमें कॉल्स आती हैं उस पे एक दिक्कत जो बार बार आ रही है, अगर रेमडेसिविर 80,000 रुपए की मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें 80,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, प्लाज्मा भी अगर हमें खरीदना पड़ रहा है, जब सरकार को पता है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो दिल्ली में ही आप बताइए सरकार ने कितने क्रैकडाउन किए, कितने लोगों को पकड़ा रोकने के लिए? किसी को नहीं पकड़ा गया है। सरकार खुलेआम ये ब्लैक मार्केटिंग होने दे रही है, क्यों इसको रोका नहीं जा रहा है? अगर आप इसको रोकेंगे तभी तो आम आदमी उस तक पहुंच पाएगा। जहां पे वो मिल रही है वो लोग भी महंगा दे रहे हैं। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो 15,000 रुपए का आता था प्रतीक जी, अपनी सांसें लाने के लिए लोगों को 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। कहाँ से लाएंगे लोग पैसा? सांस बचाने के लिए कैसे लाएंगे? हॉस्पिटल के बिल आप जानते हैं इतने ज्यादा है। क्यों सरकार ऐसे कदम नहीं उठा रही दिल्ली में, देश की राजधानी में, कि ये ब्लैक मार्केटिंग? राधिका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। राधिका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। राधिका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप करते रहें अपने पर्सनल कैपेसिटी पे। मुझे मालूम है आपका, मनजिंदर सिंह सिरसा तो तमाम सारे रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं, और हर आदमी, हर व्यक्ति। प्रेम शुक्ला जी ने मुंबई में काफी बेहतर तरीके से लोगों को मैनेज किया है, मैं पर्सनली भी जान रहा हूं इस बात को। एक बार आपका फिर से स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। तो जो अपडेट है वो मैं दे रही हूँ। तनेश दीक्षित का फोन आया था अपने पिता योगेश दीक्षित के लिए, जो कि वो खुद पत्रकार हैं, और मैं तनेश को बताना चाहता हूँ, तनेश सिलेंडर का एक इंतजाम हुआ है, किसी ने आपके लिए सिलेंडर का इंतजाम कर दिया है, और नोएडा में आपके पास वो आज रात तक या सुबह तक पहुंच जाएगा, ऐसा बताया है। कॉलर हमारे साथ आदित्य कॉल जुड़ रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, करस्पॉन्डेंट हैं CNN न्यूज़ 18 में। और आदित्य जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, आदित्य कौल साहब? जी प्रतीक, पिछले 2 हफ्ते से हमने एक मुहिम चलाई है, कोविड टास्क फोर्स, और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने की। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि पिछले 2 हफ्ते में कि मेरे ऊपर भी ऐसी एक त्रासदी हो जाएगी। तो मेरे अंकल जो हैं बहुत कोविड पॉजिटिव हुए, उनकी हेल्थ बहुत खराब हुई, ऑक्सीजन लाना पड़ा और उनके सांस लेने में दिक्कत हुई, और करीबन 2 दिन से हम दर की ठोकरें खाते रहे गुड़गांव, दिल्ली और NCR में।
और कहीं भी अस्पताल नहीं मिला। 24 घंटे तक हम सोशल मीडिया पर भी अपील करते रहे, जैसे मैं लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ पा रहा था क्योंकि सारे बेड जो हैं बिल्कुल ही भरे पड़े थे। तो कल आधी रात फाइनली आईटीबीपी के अस्पताल ग्रेटर नोएडा में उनको जो है एडमिट कर लिया है। अभी स्थिति उनकी ठीक है, लेकिन मैं यही एक कोशिश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं दिन रात और सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पता है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, लोगों को धैर्य रखना चाहिए और हजारों की तादाद में लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदद सबको पहुंची। और हमें मुझे पता है कि कितनी डिफिकल्ट ये टास्क है। कल मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे परिवार के लिए मुश्किल था, तो देश एकजुट खड़ा हुआ है अभी। आदित्य राज कोहली साहब, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपको बेड मिल गया, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है ये। और अभी तनेश दीक्षित जो थे वो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ही हैं और अपने पिता के लिए बेड तलाश रहे हो। मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आईटीबीपी के उस अस्पताल में कहीं कुछ मदद या गुंजाइश बने तो प्लीज़ उनकी ज़रूर हेल्प कर दीजिए। मैं उनका नंबर आप तक पास ऑन कर दूंगा। आप हमारे सहयोगी हैं, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि वो करस्पॉन्डेंट हैं और उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को किसी तरह से हेल्प करके वो चीज़ें उन्होंने बना ली और बेड मिल गया। लेकिन एक ही चीज़ से इस वक्त लड़ा जा सकता है, वो वैक्सीन। और वैक्सीन को लेकर तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर डॉक्टर्स की तरफ आना चाहूँगा। वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह का कन्फ्यूजन बना हुआ है उसको दूर किया जाए, क्योंकि वही एक रास्ता है जो इतने बड़े संक्रमण को किसी तरह से उसको डील किया जा सकता है। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भारत में चल रहा है। 14.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। सारे लोगों तक इस वैक्सीन को राज्यों के माध्यम से, निजी कंपनियों के माध्यम से, कॉर्पोरेट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हर भारतीय को वैक्सीनेट करने का प्रयास चल रहा है। जहां से भी कोविड, चूंकि यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने भी अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का असंभव प्रयास किया है। स्वयं भारत सरकार ने उनको 3,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि, ताकि वैक्सीन लोगों को समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए दिया भी है। स्पुतनिक की वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। अन्य वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। हर भारतीय वैक्सीनेट हो और कम से कम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए। अगले कुछ महीनों में इतने भारतीयों को वैक्सीन मिल सके। जब शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है और आपका प्रोग्राम दिल्ली में तो चल नहीं सकता, जिस तरह के हालात है। राधिका खेड़ा, योर पॉइंट लेके हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये बात भी, इस बात पर चर्चा करना बहुत बहुत आवश्यक है, जो बार बार कांग्रेस पार्टी करती आ रही है और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। वो यही बात है कि क्यों केंद्र सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद के राज्य सरकारों को नहीं दे सकती, क्यों राज्य सरकारों को अलग दाम पे खरीदनी पड़ रही है और केंद्र सरकार अलग दाम पे खरीद रही है। हमने देखा है पूरे 1 साल से कि राज्य सरकारों के ऊपर बहुत भार है हर चीज के लिए, लेकिन उन तक उनके पैसे भी नहीं पहुंचाए गए थे। और ये हमने पिछले साल इस बात पे बहुत चर्चा करी थी कि किस तरीके से उन लोग राज्य सरकारों को पूरा पैसा भी नहीं मिल रहा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पे वापस मोहर लगा दी और वो कह रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों राज्य सरकार को अलग दाम पे खरीदना पड़ रहा है। आप एक मुहिम चला रहे हो, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा उत्सव, लाशों पे जो आप उत्सव बना रहे हैं, बढ़िया है, उत्सव नाम दीजिए। लेकिन ये भी सच्चाई है, जब हमारे सांसद साहब देश के राज्यसभा में इस बात पे ढींगे हाँक रहे थे कि हमने इतने करोड़ वैक्सीन, 3.5 करोड़ वैक्सीन का उन्होंने फिगर दिया था कि हम अभी तक वैक्सीन मैत्री में भेज चुके हैं। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये डोर टू डोर वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया जा सकता है? इस तरह से इसको लिया जा सकता है डोर टू डोर करके? बिल्कुल और चलाना ही पड़ेगा प्रतीक जी। अगर हम अपने इतनी सारी जनता को वैक्सीन देना चाहते हैं, हम अभी केवल 2% जनता तक वैक्सीन पहुंचा पाए। अगर हमें 60-70% वैक्सीन पहुंचानी है जनता तक, तो हमें डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने पोलियो का इतना बड़ा अभियान चलाया था, वैसे ही हमें इसका करना होगा। अगर ये रोड़ा सामने आता है कि आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तो हम ये देख सकते हैं कि अभी तक हमने 12-13 करोड़ जितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई है, उसमें से कितने प्रतिशत लोगों को ये साइड इफेक्ट हुआ है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। एक बार उस आंकड़े को देखने के बाद हम जरूर ये निर्णय कर सकते हैं कि अगर ये मात्रा संख्या बहुत कम है तो अब इसको डोर टू डोर चलाया जाए और वहीं पर या फिर कम्युनिटी सेंटर्स बना करके वहां पर एक दायरा बना करके 1-2 किलोमीटर का, वहीं पर लोगों को ये वैक्सीन लगाने की जरूरत होगी। डॉक्टर अनिल ढल,
डॉक्टर अनिल डन साहब, मैं माफी डॉक्टर अनिल डिस्कनेक्ट हो गए। मैं सवाल पूछना चाहता था और खासतौर से ये जानना चाह रहा था कि सेकेंड और थर्ड वेव की जो ये बातचीत चल रही है वो कितनी, और उसकी तैयारियों को लेकर जानना चाह रहा था। लेकिन आज वक्त सिर्फ इतनी ही इजाजत देता है। वक्त है आर पार का, कल फिर होगी।